नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 57 करने वाले हैं, 57 करने वाले हैं। एक एक दिन यहाँ पे देखिए, एक एक दिन यहाँ पे तेजी से बढ़ रहा है और आप करीब पहुँचते जा रहे हो एग्जाम तिथि के, एग्जाम डेट के, ठीक है। और जो भी कदम मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, एक एक चीज़ मैं सोच समझ के कर रहा हूँ, ठीक है। साइंस के लिए मैंने बोला 3 किताबें आपका ख़त्म कराऊंगा। एक तो किरण ख़त्म करा रहा हूँ, किरण के 2000 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसका ये सीरीज देख रहे हो 100 वीडियो में। और अब ये जल्दी जल्दी वीडियोज आपको मिलेंगी। संडे में आपका मैं स्पीडी पब्लिकेशन का बुक खत्म करा रहा हूँ, वो एग्जाम से पहले मैं खत्म करा दूंगा। लगभग 600 क्वेश्चन आप उसके कर चुके हो, 600 प्लस क्वेश्चन। अब यहाँ पे मेरा तीसरा जो साइंस का बुक हम आपका खत्म करेंगे वो रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक होगी, उसको हम चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज 40-50 MCQ टाइप के क्वेश्चन एक्सप्लेन करके अच्छे से करेंगे, ठीक है। आपको बने रहना हमारे साथ। और एक बात और, चौथा हमारा साइंस के लिए क्या है, PDF है। PDF जिसने भी नहीं लिया डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक जाके ले लो। ये तो सारी चीज़ें हम साइंस के लिए कर रहे हैं, सिर्फ साइंस के लिए। आगे मैथ, रीजनिंग और सबके लिए कर रहे हैं। इसलिए अभी जुड़े हो हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक कर लो। आगे बहुत सारी वीडियोज मिलने वाली। ये वाली PDF है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनअकैडमी का SSC चैंपियनशिप लीग चल रहा है, जिसको आप फ्री में एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 स्टेज में यहाँ पे टेस्ट होने हैं, ग्रुप स्टेज 1, ग्रुप स्टेज 2 और फिनाले। 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 1 नवंबर को आपको फिनाले होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं पैटर्न यहाँ पे दिया है, ठीक है। 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन का होगा। ग्रुप स्टेज 1 50 क्वेश्चन, ग्रुप स्टेज 2 ये होगा, ठीक है। इसमें टाइमिंग का देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, नेगेटिव मार्किंग तीनों में है। एक तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। जो आप रेलवे का एग्जाम देते हो, SSC का देते हो, कोई भी आप जाके जरूर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मौका मिलता है। अगर जो आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, प्राइज जीतने का। रिवॉर्ड्स देख सकते हैं, 10,000 से लेके 5,000 तक का रिवार्ड है सबको यहाँ पे, ठीक है। जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, रैंक 1, 2, 3, 4, 5 को देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज के सेशन को। और एक बात और, फ्री PDF, पेड PDF मेरे बहुत सारे PDF फ्री वाले अवेलेबल हैं, यहाँ पे विजिट करके ले सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, एग्जाम गुरु सुधीर, ये वाला टेलीग्राम को अभी मैं यहाँ पे बता दूंगा क्या है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? अब इसका ऑप्शन है आपका, 4 ऑप्शन है। उच्च तापमान के कारण, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, कम तापमान के कारण और उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। एक बात ध्यान रखना, अब जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे, तो आपका क्या होगा, वायुमंडलीय दाब, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वायुमंडलीय दाब होगा, वो कम होता जाता है। अब ऊंचाई पर जा रहे हो, वायुमंडलीय दाब कम होगा तो आपका क्वथनांक भी कम होगा, ठीक। अब क्वथनांक कम होगा, जो पानी होगा वो जल्दी उबल जाएगा, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, किस तरंग की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है? देखिए आवृत्ति पूछ रहा है, यहाँ पे आवृत्ति पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो हम बात करें, विद्युत चुंबकीय एक स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय, इसको आपको याद रखना है। चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो वर्णक्रम होता है, उसमें हमारा कौन कौन से होते हैं? पहला तो आपका होता है रेडियो तरंगे, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना, रेडियो तरंगे, ठीक है। ये जो क्रम है आपका मैं बना रहा हूँ, ये आपका किस क्रम में है तो ध्यान रखिएगा। ये जो क्रम है तरंगदैर्घ्य, ठीक है। क्या है, तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में और ऊर्जा और आवृत्ति के बढ़ते क्रम में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में और ऊर्जा व आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, ये मैं बना रहा हूँ। तो तरंग, सबसे पहले यहाँ पे रेडियो तरंगे की बात करें तो रेडियो तरंगे है, पहले रेडियो तरंगे हो गया। दूसरे नंबर पे मैं लिखता हूँ सूक्ष्म तरंगे और औरक तरंगे। उसके बाद में यहाँ पे विजुअल रेज, यानी कि दृश्य तरंगे जिन्हें हम देख सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट तरंगे, यानी कि UV रेज हो गया। उसके बाद एक्स रेज हो गया। उसके बाद आपका गामा किरणें हो गया। यानी कि इधर जो जा रहे हो, ये आपका ऊर्जा
वह आवृत्ति का बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा और सबसे ज़्यादा आवृत्ति होगी इधर इधर बढ़ते जाओगे, बढ़ता जाएगा, यानी कि गामा रेज जो होंगी उसका ऊर्जा और आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगा। और क्या पूछा, अगर जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होगा तो रेडियो तरंगे का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रेडियो तरंगे, इसको ध्यान रखना। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा, गामा रेज का। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसका होगा, गामा रेज का। सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होगी, गामा रेज की। तो ये आप क्रम याद रखना। क्या मैंने लिखा है, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, और क्या था, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, औरक तरंगे, और दृश्य यूवी रेज और एक्स रेज और गामा रेज। ठीक है, इसको याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसकी तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है तो गामा रेज की होती है। गामा किरणों की खोज किसने की थी, ध्यान रखना, गामा किरणों की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने, हेनरी बेकुरल ने। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं। वेधन क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है तो ध्यान रखना, ये भी गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। इसका भी आंसर गामा किरणें ही होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3। एक पतीले में पानी का स्तर, देखो पतीला है आपका, पतीला, यहाँ पानी भरा है, इसमें एक बर्फ तैर रहा है, यहाँ पे बर्फ है। ध्यान रख लो, जब भी पानी में बर्फ होता है तो पानी के अंदर जितना भी बर्फ रहेगा उतना पानी को विस्थापित किया रहेगा, और जब बर्फ गलेगा तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत लगाना, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पानी का स्तर समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आंख मूंद के आंसर लगाना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। ठीक, नेक्स्ट बात करें, ऊर्जा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है तो ऊर्जा के प्रवाह की दिशा, ऑप्शन आपका घनत्व है, ऊर्जा है, द्रव्यमान है, तापमान है। अब हम आपको ले जाना चाहेंगे थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, यानी कि ऊष्मा गतिकी का सेकंड जो नियम है उसके अनुसार बात करें। ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है, ऊष्मा का ट्रांसफर जो होता है, हीट का जो ट्रांसफर होता है वो हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होता है। तो ये प्रवाह की दिशा ही तो है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जा रही है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, तापमान पे, टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में तब तक होती रहती है जब तक दोनों का तापमान, दोनों का टेम्परेचर समान ना हो जाए। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ऊष्मा गतिकी, देखो यार वीडियो को शेयर करते रहो, शेयर करोगे तो मैं भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट, मेरा भी मोटिवेशन, मुझे भी मोटिवेशन मिले। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट्स करो कैसा लगा वीडियो, क्वेश्चन अच्छे थे कि नहीं, और शेयर करो बस। ऊष्मा गतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संरक्षण पे आधारित है। ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है, जो प्रथम सिद्धांत है, हमेशा याद रखना ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहता है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ऊर्जा न तो निर्मित की जाती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ना ही ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल ट्रांसफर की जा सकती है एक रूप से दूसरे रूप में। इसको ध्यान रखना। ठीक, तो ये होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ लेता है। अब इसका आंसर जब भी आए, अगर जो लिनन कपड़ा है, सूती कपड़ा, तो सूती कपड़ा लगा देना। ठीक है, लिनन या सूती कपड़ा होता है। क्यों, क्योंकि ये हल्की बनावट होती है, इसलिए आसानी से आग पकड़ लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए। आप जानते होंगे सूती कपड़ा जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है घर में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिध्वनि, जिसको हम इको बोलते हैं, मतलब हम खड़े हैं किसी दीवार से, कितनी दूर हम खड़े हों कि हमें उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दे, हम जब बोले तो टकरा के वापस हमें सुनाई दे। तो इसके बीच श्रोता और परावर्तक जो है, हम बोल रहे हैं यहाँ से और यहाँ पे कोई परावर्तक है, तो उसके बीच डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये आप याद रखना, 17.2 मीटर। लेकिन 17.2 अक्सर देता नहीं है, अगर जो दे दिया तो ध्यान रखना 17 मीटर आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट बात करें शुद्ध जल को। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैंने कल भी कराया था। शुद्ध जल किस तापमान, फ़ारेनहाइट पैमाने पे आपको बताना है किस तापमान पर जम जाता है। अब यहाँ पे मैंने कल बताया था ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जम जाता है, और कल मैंने बताया था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। अब केल्विन वाला भी याद रख लो, 273.15 केल्विन पर भी जम जाता है। तो आपसे फ़ारेनहाइट पैमाना पूछा है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान को हम पिच बोलते हैं। पिच को कौन निर्धारित करता है? ध्वनि स्वरमान या पिच को कौन निर्धारित करता है? तो ध्यान रखना, ध्वनि स्वरमान या पिच का निर्धारण की बात करें तो हमेशा फ्रीक्वेंसी निर्धारित करती है। ध्यान रखना, जब भी हमारी आवृत्ति बढ़ती है, क्या बढ़ती है? आवृत्ति बढ़ती है। आवृत्ति बढ़ती है तो हमारा स्वर मान भी बढ़ता है या पिच भी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आवृत्ति पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछे आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, तो आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज में। ठीक, हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ध्वनि का प्रबलता किस पर डिपेंड करता है? ध्वनि का प्रबलता, तो ध्यान रखनी, ध्वनि की 3 विशेषता होती है, एक तो तारत्व होता है, एक तो प्रबलता होता है, गुणता होता है। प्रबलता या उच्चता की बात करें, ये हमेशा डिपेंड करता है आयाम पर। किस पर? आयाम पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले 11 की बात करें, एक घड़ी की कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है? ठीक है, ध्यान रखना, एक भी हमेशा ध्यान रखना, किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है हमेशा उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपकी चाबी वाली गाड़ी होती है, चाबी वाली खिलौने वाली, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। स्प्रिंग आप ताने हो, ठीक है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और क्या इसमें क्या ऑप्शन है? कमानी, इसमें भी आपका स्थितिज ऊर्जा ही होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये 2 एग्जाम्पल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं स्प्रिंग में। ठीक, स्प्रिंग और आपका चाबी, जो चाबी वाली गाड़ी होती है बच्चों की, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चले 12। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित होती है, देखो पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित होती है। अब यहाँ पे हमने देखा था गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा, लेकिन आप ध्यान रखना, इसी 1/6 के कारण आपके भार में परिवर्तन आ जाता है जब चंद्रमा पर जाते हो, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। द्रव्यमान जितना आपका पृथ्वी पर रहेगा उतना आपका चंद्रमा पर रहेगा, लेकिन इसी 1/6 के कारण, इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके भार में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक, तो द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, चाहे पृथ्वी पर हो चाहे चंद्रमा पर हो, इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब किस स्थान पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी? अब आपके हाथ में गेंद है, ठीक है, कहा गया, हाँ, आपके हाथ में गेंद है, ये स्थितिज ऊर्जा स्थिति की पोजीशन में है। अब आप इसको फेंक देते हो, गति अवस्था में है, ऊपर जा रही है। अब ये मैक्सिमम इतनी, मान लो इतनी ऊंचाई तक जाती है, तो इतनी ऊंचाई तक आएगी, तो यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी फेंकने के समय जमीन पर टकराने से ठीक पहले नहीं, सबसे ऊंचे स्थान पर जहां तक जा पाएगी गेंद, वहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। अब इसको ध्यान से सुना, एक प्रश्न और पूछा जाता है, गतिज ऊर्जा कहाँ पे सर्वाधिक होगी? तो यहाँ पे ऊंचाई पर आपने देखा, सबसे ऊंचे स्थान पर आपकी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। गतिज ऊर्जा पूछे तो गेंद आपने फेंका, गेंद गया, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक हुई, फिर गेंद वापस आएगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन जमीन पर टकराने से ठीक पहले आपकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। आगे चले, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 2 निकायों के मध्य ऊष्मा प्रवाह की दिशा निम्नलिखित पर से किस पर डिपेंड करती है? 2 निकायों के मध्य ऊष्मा प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी हमने यहाँ पे बात किया था, 2 निकाय के मध्य ऊष्मा ट्रांसफर होता है, मतलब न तो हमने देखा ऊष्मा न तो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर की जा सकती है। अब 2 निकाय हैं, मान लो 2 निकाय हैं, कहाँ गया, हाँ 2 निकाय हैं, एक हाई टेम्परेचर है, ठीक है, एक लो टेम्परेचर है, यहाँ पे हमें ऊर्जा स्थानांतरण करना है। ठीक है, तो ये किस पे होगा, किस पे डिपेंड होगा? ताप पे, टेम्परेचर पे। ऑप्शन के हिसाब से देखोगे टेम्परेचर पर, उनके ताप पर डिपेंड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा जो मैंने बताया आपको थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ है, ऊष्मा
उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, लकड़ी का एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो उसका दूसरा सिरा पे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कल बताया था कि जो आपका जग होता है चाय वाला, ठीक है, चाय वाला जग होता है, उसमें लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी कुचालक होता है। अब लकड़ी का हैंडल नहीं, लोहे का हैंडल लगा दोगे तो सुचालक होता है, हैंडल गर्म हो जाएगा। लकड़ी का हैंडल नहीं गर्म होगा क्योंकि कुचालक होता है। अब लकड़ी के चम्मच को आइसक्रीम के प्यालों को डुबाओगे तो लकड़ी तो कुचालक ही रहेगी ना, तो क्या होगा, दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 16 की बात करें, जब हम इंद्रधनुष कब बनता है? जब एक साथ, ठीक है, एक प्रकार की घटना है, ठीक है, जब एक साथ परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्प्रैक्शन, तीनों घटनाएं साथ में होती हैं तब हमारा इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष हमेशा कहाँ बनता है? ध्यान रखना, जब सूर्य हमारे पीछे हो, यानी कि इस प्रकार से मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पे सूर्य है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। ठीक है, सूर्य एकदम यहाँ रहेगा तभी बनता है। शाम के टाइम में अक्सर आपने देखा होगा जब सूर्य डूबने को होता है तब इधर बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये घटना होती है। और ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे, जब सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती है तब इंद्रधनुष की घटना हमें देखने को मिलती है। ठीक, समझ में आया? कब बनता है? जब रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्प्रैक्शन की घटना तीनों एक साथ होती है तो इंद्रधनुष की घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, प्रिज्म, यहाँ पे ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम में जाना, आप सर्च कर लेना, पीडीएफ में डालता रहता हूँ अक्सर, बहुत सारे वीडियोस भी मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। ठीक है, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, सर्च कर लेना। तो यहाँ पे है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, विबग्योर होता है, विबग्योर। ठीक, विबग्योर मतलब वायलेट और इधर रेड है। वायलेट का तरंग दैर्ध्य, ध्यान रखना, तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है और रेड का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। सॉरी, वायलेट का तरंग दैर्ध्य कम होता है और रेड का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, ये जो प्रिज्म होता है। और बात करें, जो वायलेट होती है विचलन अधिक दर्शाती है और रेड कम विचलन दर्शाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है तो प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट बात करें, इसको आप वन लाइनर करके लिख लेना, सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ। होलोग्राफिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित? आप किताब लेते हो तो आप देखते रहते हो, होलोग्राफिक कुछ इस प्रकार से 3D आकृति बनी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं। तो एक प्रकार का तकनीक है, ठीक है, बहुरंगों या एक रंगों का अस्थायी त्रिविमीय यानी कि 3D रिकॉर्ड करना। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, कूलिज नलिका या ट्यूब का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? देखो यहाँ पे कूलिज नलिका का प्रयोग जब भी किया जाएगा तो यहाँ पे एक्स रेज उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा, एक्सरे किरणें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने की थी। किसने की थी? रोंटगन ने की थी। ठीक, उपयोग चिकित्सा क्षेत्रों में होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो प्रकाश के रंग की बात करें, किससे संबंधित है? तो ये आयाम से संबंधित है। किससे? आयाम या कोणांक कह सकते हो। ऑप्शन नंबर है, इसको भी वन लाइनर करके लिख लेना है। देखो यहाँ पे ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बहुत सारे पीडीएफ में आपको रेलवे के एग्जाम्स के समय बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। टेलीग्राम ग्रुप साथ में और भी वेबसाइट जैसा कि मैंने बताया उस पर भी विजिट करके चेक कर लेना, आपके लाइक कोई पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लेना। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय दोस्तों, जय भारत।